नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की। अमेरिका और रूस में समंदर को लेकर ठन गई है। ऑपरेशन मादुरो के बाद ट्रंप की ऑपरेशन मेरिनेरा से पुतिन गुस्से में भड़के हुए हैं और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमेरिका के खिलाफ पुतिन ने अपने सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी को उतार दिया है और क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि रूस को वेनेजुएला समझने की हिमाकत ना करें। आखिर क्या है अमेरिका का ऑपरेशन मेरिनेरा, जिसे लेकर अमेरिका और रूस में महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के खिलाफ रूस ने क्यों उतार दी परमाणु पनडुब्बी? बदले की ज्वाला में क्यों धधक रहा है रूस? अमेरिका को रूस ने क्यों दी चेतावनी? दो सुपर पावर्स के बीच क्यों बने महायुद्ध के हालात? क्या अमेरिका रूस में शुरू होने वाला है महायुद्ध? दुनिया में एक और महातबाही के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पहली बार दो सुपर पावर सीधे सीधे आमने सामने हैं। समंदर में अमेरिका और रूस के बीच में ठन गई है। रूस ने अमेरिका के खिलाफ परमाणु पनडुब्बी उतार दी है। पुतिन ने अपनी मिसाइलों का डायरेक्शन बदलकर अमेरिका की ओर कर दिया है। अटलांटिक की शांत लहरों पर ऐसा घमासान चल रहा है जिसने पुतिन और ट्रंप को आमने सामने खड़ा कर दिया है, और इसकी वजह भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। जिनके आदेश पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने 2 ऑयल टैंकरों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक से तेल टैंकर मेरिनेरा को जब्त किया, तो कैरेबियन सी में सोफिया नाम के ऑयल टैंकर को दबोचा है। लेकिन रूस का गुस्सा ऑयल टैंकर मेरिनेरा को लेकर है, क्योंकि इस पर रूस का फ्लैग लगा था। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी फौज ने इसे जब्त कर लिया। अमेरिका ने जिस रूसी ऑयल टैंकर को पकड़ा है, पहले इसका नाम बेला 1 था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाल दिया था। दिसंबर 2025 में यह वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की। तब यह जहाज अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर भाग निकला था। तब यह ऑयल टैंकर गुआना के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था, लेकिन इसके बाद इसका नाम बदलकर मेरिनेरा कर दिया गया था और इस पर रूसी झंडा लगाकर इसे ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल कर दिया गया। I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order in the crew. So that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law. And they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. इस ऑयल टैंकर पर अमेरिका की पहले से नजर थी। इसे पकड़ने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी, जिसके बाद ब्रिटेन ने लॉन्च पैड के रूप में अपनी जमीन मुहैया कराई। टैंकर पर कब्जा करने के मिशन के लिए ब्रिटिश हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया गया। जब रूस ऑयल टैंकर मेरिनेरा आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच से नॉर्थ अटलांटिक सागर से गुजर रहा था, तब रॉयल एयरफोर्स के सर्विलांस विमानों ने लगातार इसकी गतिविधियों पर नजर रखी और अमेरिकी सेना को सटीक जानकारी साझा की।
जिसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने ब्रिटिश की मदद से मैरिनेरा को जब्त किया। ब्रिटेन का कहना है कि प्रतिबंधों के बावजूद इस ऑयल के टैंकर से ईरान के ऑयल को ढोया जा रहा था। Today, the US conducted a military operation to intercept the motor vessel Bella 1 in the North Atlantic on its way to Russia. The UK, at the request of the US, supported this operation as part of global efforts to crack down on sanctions busting and shadow shipping activity. The Bella 1 was falsely flagged. It was falsely flagged and subject to US counter-Iran sanctions. This is a sanctioned, stateless vessel which carries a long history of nefarious activity and shares close links with both Iran and Russia. Following a request from the US, I authorised the use of UK bases and the deployment of Royal Navy and RAF assets to support the operation, including airborne surveillance and the RFA ship Tide Force. This was a US operation. No UK personnel took part in the boarding. But the Bella 1 is now under the control of US forces who demonstrated immense courage and professionalism in dangerous and deteriorating Atlantic Sea conditions. मैरिनेरा ऑयल टैंकर को जब्त करने से रूस आग बबूला है। रूस ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूस का कहना है कि मैरिनेरा को रूसी झंडा इस्तेमाल करने की अस्थायी अनुमति दी गई थी और किसी भी देश को रजिस्टर्ड ऑयल टैंकर्स के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। रूस ने अमेरिका से आग्रह किया कि ये मैरिनेरा पर सवार रूसी नागरिकों के साथ मानवीय और उचित व्यवहार सुनिश्चित करे। उधर रूसी ऑयल टैंकर को जब्त कर ट्रंप ने रूस और चीन को मैसेज देने की कोशिश की है वो वेनेजुएला और ईरान को मदद ना करें, क्योंकि ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि वेनेजुएला के तेल को बेचकर अमेरिका पैसा कमाएगा। So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. And that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it essentially until such time as a proper transition can take place. ऑपरेशन मादुरो के बाद ट्रंप का जोश हाई है, लेकिन चीन ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है। वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्स पर अगर ट्रंप ने नजर गड़ाई तो अंजाम बुरा होगा। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका का कोई भी अभियान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए खतरा है। वेनेजुएला एक संप्रभु राज्य है जिसे अपने प्राकृतिक संसाधनों और सभी आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण और स्थायी संप्रभुता प्राप्त है। वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम देने के बाद अमेरिका का अहंकार 7वें आसमान पर है। ट्रंप अब सीधे तौर पर पुतिन से पंगा ले रहे हैं। रूस के ऑयल टैंकर मैरिनेरा को जब्त कर लिया है। अमेरिका इसे वेनेजुएला का डार्क फ्लीट बता रहा है और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, वहां ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने पुतिन को गुस्सा दिला दिया है। पुतिन ने समुद्री राक्षस कहे जाने वाले बेलगोरोड पनडुब्बी को अटलांटिक महासागर में उतार दिया है। बेलगोरोड पनडुब्बी की गिनती दुनिया के सबसे पावरफुल हथियारों में की जाती है। पुतिन तो इसे अजेय भी घोषित कर चुके हैं। उधर रूस के ऑयल टैंकर को जब्त करने को ट्रंप की सोची समझी साजिश बता रहे हैं।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, इसीलिए रक्षा बजट को बढ़ाकर 1.5 गुना करने की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि अगर दोनों सुपर पावर्स के बीच महायुद्ध हुआ तो कैसे होगा? रूस के पास कौन कौन से हथियार हैं जिससे ट्रंप को भी डर लगता है? उसमें सबसे पहला नाम RS-28 सरमत है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ICBM मिसाइल है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है और कई परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को भेदने की क्षमता से भी लैस है और अमेरिका के किसी शहर को मिनटों में तबाह करने की ताकत रखती है। दूसरा नाम अवान-गार्ड है, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा पैंतरेबाजी करके डिफेंस सिस्टम को चकमा देती है और परमाणु हमला करने में सक्षम है। तीसरा नाम M22 ज़िरकॉन है, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है, जो समंदर और जमीन दोनों से हमला कर सकती है। अमेरिकी नौसेना के कैरियर या बेस को निशाना बना सकती है। इसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चौथा नाम पोसाइडन है, जो परमाणु ऊर्जा वाला अंडर वाटर टॉर्पीडो है। इसकी अनलिमिटेड रेंज है, चुपके से काम करता है और अमेरिकी तटों पर रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। और पांचवा नाम बुरे वेस्तनिक का है, जो परमाणु इंजन वाली क्रूज मिसाइल है। इसकी भी अनलिमिटेड रेंज है, कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बचती है, परमाणु वॉरहेड से तबाही मचा सकती है। ये रूस के वो सुपर वेपन्स हैं जो अमेरिका से डिफेंस के लिए बनाए गए हैं। हालांकि अमेरिका के पास भी एक से बढ़कर एक हथियार है, इसीलिए अगर जंग हुई तो महातबाही निश्चित है। अमेरिका जहां सीधे रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, वहीं रूस और यूक्रेन के बीच अंतहीन युद्ध जारी है। ये जंग लगभग 4 साल हो चुके हैं, वो चल रही है। उससे ऊपर का ही समय हो गया, कब खत्म होगी किसी को नहीं पता। ट्रंप जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, उससे ये जरूर लग रहा था कि नया साल होते होते शायद रूस और यूक्रेन के बीच जंग थम जाएगी। लेकिन वेनेजुएला पर अमेरिकन अटैक के बाद तो पूरा समीकरण ही बदल गया। अब पुतिन जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं और इसी मकसद से रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 158 ठिकानों पर हमला किया है। जंग के इस मोर्चे पर क्या हो रहा है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रूस का हमला जोरदार, यूक्रेन लाचार। पुतिन के बम मिसाइल बरसे, कीव में ड्रोन बरसे। एक 158 ठिकानों पर हमला, यूक्रेन दहला। पुतिन का इंतकाम, करेंगे यूक्रेन का काम तमाम। रूस यूक्रेन पर लगातार तबाही बरसा रहा है। कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बारिश हो रही है। इस बार रूस ने यूक्रेन के कई बड़े सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है। रूस के इस हमले में यूक्रेन के सैकड़ों ड्रोन बर्बाद हुए हैं। रूस और यूक्रेन जंग के लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए इस बार उन्होंने कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल ओर्शेनिक से अटैक किया। ओर्शेनिक मिसाइल से एक साथ एक जगह नहीं, कई टारगेट पर बम गिरे और रात के अंधेरे में उजाला छा गया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के लगातार हमले जारी हैं। रिहायशी इलाके से लेकर बिजली घरों और अस्पतालों में बम बरस रहे हैं। कीव में 4 मंजिला मेडिकल स्टोर पर बम गिरने के बाद तबाही मच गई। देखते ही देखते इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अभी तक ये साफ नहीं है कि इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि एम्बुलेंस में कई लोगों को लेकर जाया जा रहा है। रूस ने कीव में केवल मेडिकल स्टोर पर ही अटैक नहीं किया, कई जगहों पर बमबारी की। हमलों के बाद लोगों के घरों में अंधेरा छा गया। चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग
घायल हो गए और रूस के लगातार हमलों ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दूसरे देशों में घूमकर सीज फायर की शर्तें तय कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के लोग इस जंग की कीमत चुका रहे हैं। रोज रोज यूक्रेन में लाशें बिछ रही हैं। मेडिकल सेवाएं इतनी चरमरा गई हैं कि रोड पर लोगों को सीपीआर दिया जा रहा है। रूस के हमले से तबाही यूक्रेन के एक शहर तक सीमित नहीं है। यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जहां कहीं हंसती खेलती बस्तियां थीं, वहां केवल मकानों के ढांचे नजर आ रहे हैं। दुनिया के नक्शे से यूक्रेन के कई शहरों के नक्शे मिट चुके हैं। डोनेस्क रीजन का शहर चासिव यार पूरी तरह खंडर बन चुका है। यहां आबादी का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। अब यूक्रेन के इस शहर को देखिए, यहाँ केवल तबाही का धुआं ही धुआं उड़ता दिख रहा है। इस शहर में मौत के सन्नाटे के अलावा कुछ और नहीं बचा है। सभी अपार्टमेंट पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो चुकी है। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 158 ठिकानों पर हमले का दावा किया है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस दौरान यूक्रेन के 360 हमलों को नाकाम किया है। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 2 हवाई हमलों और अमेरिकी रॉकेट हिमार्स से हमलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोका है। वहीं यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर 191 जगह लड़ाई का दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के क्रोस्टोनोमा ओब्लास्ट में सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति विदेशी दौरों पर बिजी हैं। यूरोप के नेताओं के सामने लेक्चर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की साइप्रस में यूरोपीय काउंसिल की बैठक में शामिल हुए और उन्होंने यूरोप के कई नेताओं से मुलाकात की। फिर कहा कि यूक्रेन की एकता और अखंडता का सम्मान हो और शांति वार्ता के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाए। At the same time, as Cyprus begins its presidency, peace negotiations have reached a new level of intensity. We work very actively, Ukraine, our European partners, and of course the United States and all members of our coalition of the willing, from Canada to Japan, from the EU to Australia, and it is possible. And we sincerely hope that this war could end during your presidency. And of course, only if enough pressure is put on the aggressor. And we all understand how wars like this one, Russia's war of aggression against Ukraine, our people, our children, come to an end. And when pressure is strong enough to exhaust the source of the war, peace comes. ज़ेलेंस्की पेरिस भी पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के पीएम से भी मुलाकात की। इस बैठक के लिए पेरिस में 35 देशों के नेता पहुंचे थे। इस दौरान सहमति बनी कि यूरोपीय देश और कनाडा जंग थमने के बाद यूक्रेन की फ्रंट लाइन सेना को हथियार देंगे। साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही ये देश यूक्रेन को किसी रूसी हमले से रोकने के लिए उसे हवाई, समुद्र और जमीन से मदद करेंगे। Réunion scelle aujourd'hui une avancée considérable. इस बैठक में काफी अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जिसकी पेरिस घोषणा पत्र में झलक मिलती है। ये ठोस और लंबी शांति के लिए पुख्ता सुरक्षा गारंटी का काम करेगा। ये पहली बार है जब घोषणा पत्र पर गठबंधन के 35 सदस्यों में सहमति बनी है, जिनमें यूक्रेन और अमेरिका भी पुख्ता सुरक्षा गारंटी में शामिल हैं। Pour bâtir des garanties de sécurité robustes. यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां बम नहीं बरस रहे हो। यूक्रेन के चौथे सबसे बड़े शहर दनीप्रो पर भी रूस के ड्रोन तबाही बनकर बरसे। यहां एक रिहायशी इलाके में बम गिरा, जिसके बाद आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन के ओडिशा में भी तबाही मची है। रूस के लगातार हमले के बाद यहां बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। रूस ओडिशा के 25 बिजली सब स्टेशनों पर बम गिरा चुका है। पिछले 1.5 महीने से लगातार बमबारी हो रही है। इस जमाने वाली ठंड में लोग बिना बिजली के रहने पर मजबूर हैं।
रूस ने चेरनिहिव और खेरसॉन जैसे शहरों में हीटिंग स्टेशन को भी निशाना बनाया है, जिससे वहां के लोगों को भीषण ठंड में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुतिन की नजर केवल यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं, बर्फीले जंगलों के बीच रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा धमाका किया। बमबारी से यूक्रेनी मिलिट्री का गर्द धू-धू कर जल रहा है। यहां रूसी सेना का कब्जा हो चुका था, लेकिन हाल ही में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी के बाद रूस ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। पुतिन यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को टारगेट कर रहे हैं, बिजली, पानी और रोजमर्रा से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरी, ऑयल टर्मिनल, सैन्य ठिकाने और गोला बारूद डिपो पर अटैक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जंग पूरी तरह एक तरफा हो चुकी है। यूक्रेन भी रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन अमेरिका का फोकस कहीं और है। अमेरिका ने यूक्रेन को सैनिक मदद लगभग बंद कर दी है। यूक्रेन केवल यूरोपीय देशों के समर्थन से रूस का मुकाबला नहीं कर सकता। रूस ने 5,600 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा किया। लुहांस्क में रूस का लगभग 99.6% इलाके पर कब्जा है। डोनेट्स्क में रूस का कब्जा 78% से भी ज्यादा क्षेत्र पर हो चुका है। साउथ यूक्रेन की बात करें तो जापोरेजिया के 75% इलाके पर रूसी सेना का कंट्रोल है। खेरसॉन का लगभग 72% हिस्सा पुतिन के कंट्रोल में आ चुका है। इधर रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, तो इधर इजराइल और ईरान के बीच भी जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और अगर इस बार दोनों के बीच जंग हुई तो उसमें अमेरिका भी जरूर कूदेगा। फिलहाल ईरान के अंदर हालात बेहद खराब हो गए हैं। बड़ी खबर यह है कि खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आग ईरान के सभी 31 प्रांत में फैल चुकी है। इस वक्त जब आप ये खबर राजधर्म में देख रहे हैं, ईरान के 111 शहरों में इस्लामी हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। प्रोटेस्ट में शामिल कई प्रदर्शनकारियों ने हाथों में हथियार उठा लिए हैं। सिस्तान के पास एक बड़े पुलिस अधिकारी की AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इधर कराज, शिराज, इलाम समेत कई शहरों में आगजनी और गोलीबारी हो रही है। विद्रोहियों को कुचलने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि ईरान के कई शहरों में समय गृह युद्ध जैसे हालात हैं। आने वाले दिनों में सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो वो उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। सवाल यह है कि अगर अगले कुछ घंटे में ईरान के हालात नहीं सुधरे तो क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करके खामेनेई का तख्ता पलट करेंगे? AK-47 से शुरू फायर, क्या खामेनेई का होने वाला है गेम ओवर? कार में खामेनेई का कमांडर, सड़क पर दिन दहाड़े मर्डर। शहर शहर विद्रोहियों की जंग, क्या ईरान में खामेनेई का खौफ खत्म? ईरान में जारी खामेनेई हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का 12वां दिन है। 100 से ज्यादा शहरों में बगावत की आग फैल चुकी है। बगावत की चिंगारी अब शोलों में तब्दील हो चुकी है। ईरान की शिराज की तस्वीरें हैं, जहां बीच सड़क पर प्रदर्शनकारी आगजनी कर रहे हैं। हर तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आ रही है।
महंगाई और करेंसी में गिरावट के खिलाफ शुरू हुआ शांतिपूर्ण आंदोलन अब उग्र और हिंसक हो गया है। बीच सड़क पर आग की लपटें उठ रही हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ईरान का कराज इस समय धुधु कर जल रहा है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क रहा है। कराज में इस समय हर तरफ आगजनी हो रही है, गोलियां चल रही हैं। कुछ यही हाल खोरसान प्रांत का भी है। यहाँ भी इस्लामिक हुकूमत के खिलाफ बगावत की आग बढ़ रही है। शाह पहलवी के समर्थक भयंकर हिंसा कर रहे हैं। खोरासान से आई इन तस्वीरों को देखिए। उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक बिल्डिंग में आग लगा दी। जिस इमारत में आग लगाई गई है उसके बाहर एक कार खड़ी है, जिसे सुरक्षाकर्मी धक्का देकर जलने से बचा रहे हैं। ईरान का इस्लाम प्रांत भी इस समय जनता के गुस्से की आग में जल रहा है। जानकार बता रहे हैं कि ईरान में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार इस कदर पब्लिक हिंसा कर रही है और खामेनेई के खिलाफ सरेआम नारेबाजी हो रही है। 28 दिसंबर को राजधानी तेहरान से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कराज, शिराज, बोर्जई, करमेनशाह को मशहद, इलाम होता हुआ 31 प्रोविंस के 111 शहरों तक फैल चुका है। हर तरफ खामेनेई गद्दी छोड़ो और रेजा पहलवी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हिंसा और आगजनी हो रही है। ये ईरान के बुशहर का मंजर है। प्रदर्शनकारियों की आवाज को चलने के लिए खामेनेई की फोर्स उन पर गोली चलाती नजर आ रही है। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए विद्रोह की इस आग को दबाना मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शनकारी दौड़ा दौड़ाकर पुलिस वालों को पीट रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अब पब्लिक खामेनेई को तख्त से हटाकर ही मानेगी? क्या आने वाले दिनों में ईरान के अंदर फुल फ्लेश सिविल वॉर छिड़ेगी? क्या विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरानी रिजीम नरसंहार करेगी? क्या इस उग्र प्रदर्शन ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने का बहाना दे दिया है? ईरान में प्रदर्शनकारी विद्रोही बन चुके हैं। हाथ में हथियार उठा लिया है। बागी आवाम गोली का जवाब अब गोली से दे रही है। ये तस्वीरें चार महल बख्तियारी प्रांत की है, जहां विद्रोही खुलेआम पुलिस पर गोलियां चलाते दिख रहे हैं और खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान में 47 साल बाद इस्लामिक शासन को इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है। बाहर निर्वासित प्रिंस रेजा शाह पहलवी ईरान वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो नेतन्याहू ट्रंप के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की कोशिश में है। इधर ईरान के अंदर शाह समर्थक सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं, जबकि इस लड़ाई में अब सिस्तान प्रांत के आतंकी संगठन जैश-ए-अदल की एंट्री भी हो गई है। खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए जैश-ए-अदल एक्शन में आ गया है। AK-47 से कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का ये वीडियो ईरान शहर का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर खामेनेई के कमांडर बैठे थे, जिसकी जैश-ए-अदल के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल जैश-ए-अदल ईरान का एक अलगाववादी और आतंकवादी समूह है। ये ग्रुप ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में एक्टिव है। जैश-ए-अदल हो या आम विद्रोही,
सबके निशाने पर इस समय खामेनेई और उनकी फोर्स है। ये खोरासान के बोजनार्द से आई तस्वीर है, जहां विद्रोहियों की भीड़ ने IRGC की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। विद्रोही हर उस बिल्डिंग और घर को टारगेट कर रहे हैं जो ईरानी सेना और पुलिस से जुड़ी है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ एक घर में घुसती है और गैरेज में खड़ी गाड़ी को आग के हवाले कर देती है। प्रदर्शनकारी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस्लामी हुकूमत का झंडा जलाकर वो खामेनेई को सीधा चैलेंज दे रहे हैं कि जब तक तख्ता पलट नहीं होगा वो पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सरकार अब विद्रोहियों को कुचलने में जुट गई है। लोड डेगन में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर फायरिंग की है। सुरक्षा बल प्रोटेस्टर्स पर गोली चला रहे हैं। तो ईरान की सत्ता में कमबैक का सपना देख रहे रेजा शाह पहलवी सेना और सुरक्षा बलों को अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये ईरान की सशस्त्र और सुरक्षा सेनाओं के लिए एक सीधा संदेश है। आप लोगों ने ईरानी राष्ट्र की रक्षा के लिए वर्दी पहनी है और आज आप एक ऐतिहासिक फैसले के सामने खड़े हैं। इन दिनों जब ईरान की बहादुर और एकजुट जनता इतिहास रच रही है, मेरा आपसे सवाल है, आप इतिहास के किस पक्ष में खड़े होंगे? अपराधियों के साथ या जनता के साथ? अब सवाल ये नहीं कि इस्लामी गणराज्य, ये भ्रष्ट और दमनकारी शासन गिरेगा या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि वो कब गिरेगा, और वो समय पहले से कहीं ज्यादा नजदीक है। इन निर्णायक पलों में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वापस जनता के साथ खड़े हों और अपने हथियारों का इस्तेमाल लोगों पर गोली चलाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए करें। ऐसा करके आप न केवल अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाएंगे, बल्कि अपने और अपने परिवारों के भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे। रेजा पहलवी लगातार ईरानी जनता से सड़क पर निकलने की अपील कर रहे हैं। ईरान में इसका असर भी दिख रहा है। दिन पर दिन प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सड़कों पर खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी तेज हो रही है। बोजनार्ड से लेकर बंदर अब्बास तक विद्रोह की आग इस्लामी हुकूमत को डरा रही है। हालांकि ईरान की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि इस पूरी उथल-पुथल के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। इजराइल प्रोटेस्ट के बहाने अमेरिका पर दबाव डालकर ईरान पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। ईरान अब जंग की तैयारी में जुट गया है। खबर तो यह भी है कि ईरान इजराइल पर प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर सकता है। यानी अगर ईरान को लगा कि इजराइल हमला करने वाला है तो वो इंतजार नहीं करेगा, ईरान पहले ही अटैक कर देगा। यानी इस समय मिडिल ईस्ट पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। किसी भी वक्त एक बड़ी जंग का आगाज हो सकता है।